आज बेटा डेट कितनी है? 18। So welcome to all you in class of physics. So let me introduce myself. So my name is शिवम वाजपेयी और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चूंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है बेटा, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग 11th यहीं से किया आप सभी लोगों ने? हाँ, अच्छा आप दोनों ने किया हुआ है और सभी बिल्कुल न्यू कमर हो, ठीक है? तो चलिए बेटा, पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना भी इंट्रोडक्शन दो, और जो आपने 11th में फिजिक्स पढ़ी है और 11th में जो भी आपका फेवरेट टॉपिक रहा हो, ठीक है, आप लोग जरा मुझे वो बताइएगा, ठीक है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करिए आप, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, उठ जाओ, उसमें क्या है। हाँ हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा। अच्छा, कौन से स्कूल से आपने 11th करा है? जैन नारायण में हो आप? अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटा। हाँ, हम्म, क्या? ऐसा कुछ नहीं ना, मतलब कुछ तो ऐसा होगा, एनएलएम बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, यूनिट डायमेंशन फेवरेट टॉपिक था। हाँ बेटा, बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ, अरे क्या मैं सुन रहा हूँ? कुछ तो अच्छा लगा होगा, मतलब लास्ट में पढ़ा है, अभी वेव पढ़ा होगा लास्ट में, तो हो सकता है वेव भी अच्छा लगा हो। कुछ नहीं अच्छा लगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ, कोई फेवरेट टॉपिक नहीं है? ओह गॉड, फिजिक्स वेरी बोरिंग टॉपिक है। बैठो बेटा। हाँ, ग्रेविटेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बैठो बेटा। वेक्टर, ग्रेट चॉइस, बैठ जाओ बेटा। हाँ, कोई टॉपिक नहीं है? बैठो बेटा। हाँ हाँ, वेव थोड़ा सा ही लगता है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हाँ बेटा, प्रोजेक्टाइल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है? आपका नया टॉपिक है, आप लोग नई क्लास में हो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। देखिए बेटा, टॉपिक का जो नाम है, अगर आप इस चैप्टर पर्टिकुलरली चैप्टर का नाम देखोगे तो नाम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट, मैं इसको दो पार्ट में बेटा ब्रेक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा इलेक्ट्रो, जैसे ही आप नाम सुनते हो तो एक बात तो आपको समझ आती है, कुछ तो बेटा चार्ज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बेटा? इट इज रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब भी बेटा क्या है? दैट इज चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का जो बेसिक मीनिंग है, मतलब कुछ तो रुका हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई एक चार्ज है जो कैसा है बेटा? रेस्ट पे है। कैसा है बेटा? एट रेस्ट पे है। ये जो भी बेटा बिहेवियर शो करेगा, ये चार्ज जो भी बिहेवियर शो करेगा, इस बिहेवियर के बारे में ही बेटा हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। अच्छा, बिहेवियर की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं बेटा? इस चार्ज का जो बिहेवियर होगा, अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है बेटा, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि बिहेवियर में क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी फील्ड के बारे में, क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके टॉर्क के बारे में, कि टॉर्क कितना लगेगा। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होगे कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? और भी कई सारे बेटा इफेक्ट हैंगे, एंड सो मैनी इफेक्ट।
so many effect related to mechanics, related to mechanics, वो सब हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो चार्ज बेटा रेस्ट पे है। अच्छा, चार्ज की बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, उस पॉसिबिलिटी को समझना बेटा बहुत जरूरी है। देखिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, और इस पे जो चार्ज है वो कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, चार्ज बेटा क्यू है और इसका मास क्या है बेटा, स्मॉल m है, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं कि पहले रेस्ट पे है, और फिर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड देन हम लोग कंसीडर करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखो अगर बेटा क्या होगा, एट रेस्ट पे होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल बेटा क्या है कि रेस्ट पे है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। अगर यही चार्ज पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म बेटा मैं लिखने का टाइम दूंगा तो आप लिखिएगा उसको बाद में, ठीक है, परेशान मत हो। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसी में बेटा हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बात बेटा आपको याद रखनी है। अच्छा, एक पॉइंट और बचा हुआ है कि अगर बेटा यही चार्ज क्या है, मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सभी जानते हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसे क्या बोलोगे बेटा आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बेटा क्या हो रहा है कि नॉन इक्वल डिस्टेंस बेटा एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल हो रही तो उसे क्या बोलोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बेटा हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली 12th का ये फर्स्ट बुक है पूरा, कि पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैट, फिर आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब मैग्नेटो पूरा आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा ईएम वेव। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चार्ज के बारे में बेटा बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, वो समझना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं बेटा हम लोग चार्ज के बारे में, कि ये चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बेटा किसी भी मैटर से एसोसिएटेड, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी associated with matter to produce electric field, and magnetic field, बेटा चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब वो प्योर प्रॉपर्टी है जो एक मैटर के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा आपको पता है कि चार्ज मैटर के साथ ही एग्जिस्ट करता है, कभी भी चार्ज, देखो चार्ज बेटा मास है अगर पार्टिकल में तभी चार्ज हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मास ना हो और उसमें कुछ ना कुछ चार्ज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा आप सबने फोटोन के बारे में सुना होगा, सुना है सबने? नहीं सुना है तो फोटोन क्या है, एक मासलेस पार्टिकल है, उसका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है बेटा, 0, और फोटोन पे चार्ज भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर मास अटेनिंग बॉडी है तो उस पर चार्ज होगा, और मतलब चार्ज होने के लिए मास होना बेटा जरूरी है। तभी बेटा ये लिखा हुआ है कि चार्ज क्या है, चार्ज बेटा क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और किससे एसोसिएटेड है बेटा, मैटर से एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से क्या मिलता है बेटा, प्रोड्यूस करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड?
चलिए कुछ और देखते हैं कि चार्जेस के बेटा टाइप क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेटा समझ आ रहा है बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं, चलो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा ये सब पढ़ने से पहले आपने केमिस्ट्री में एक बहुत छोटा सा टर्म पढ़ा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग सोडियम पढ़ते हो। मैं केमिस्ट्री से बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है सोडियम का? कितना होता है? 11। अच्छा सोडियम के लिए जब आप बनाते हो इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? पहले आप बनाते हो बेटा क्या? न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस के बाद क्या होता है बेटा? फर्स्ट सेल होता है। इसके बाद क्या होगा बेटा? सेकेंड सेल। और यहाँ पे बेटा क्या होगा? फिर होगा बेटा आपका थर्ड सेल। ठीक है, इसके बाद ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या हो गया बेटा? थर्ड। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँ तो कितने होंगे बेटा? 2। अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? ये बेटा आई थिंक कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या है बेटा? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसे आप वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस ऑर्बिट में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे जिससे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आप केमिस्ट्री में यही तो बोलते हो। ठीक है, तो बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इस पे क्या हुआ? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो तभी आप देखते हो कि Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा एट द सेम टाइम आपने पढ़ा होगा क्लोरीन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा? 17। अच्छा अगर इसको आप कॉन्फ़िगरेट करो तो कॉन्फ़िगरेट कैसे कर सकते हो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 होता है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर कहीं बाहर से मिल जाए तो क्या करेगा? ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। मतलब वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बेटा चार्ज है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अंडरस्टूड? नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो एक बात तो क्लियर है कि चार्जेस के जो टाइप्स हैं वो कितने हो गए बेटा? 2 टाइप का चार्ज है। एक क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा बेटा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा यहाँ पे? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा आपको याद रखना है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब बेटा होगा यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका सीधा सा मतलब है बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? अच्छा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, पहले इतना नोट कर जाओ, फिर इसकी हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई फिजिक्स का मॉड्यूल मिला है क्या अभी तक राइट की तरफ से? अभी नहीं मिला ना? बेटा थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं।
बेटा नोट हो गया उधर लेफ्ट का। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे क्लोरीन का भी बना सकते हो। अगर हम लोग क्लोरीन का बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक 287 हो जाएगा। बेटा Na प्लस और Cl माइनस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज जो आपका पार्टिकल अटेन करेगा, ठीक है। क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है क्या? अच्छा आप लोगों ने 11th में सबने वेक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, सबको अच्छे से आता है वेक्टर, आता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग कूलम फोर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेक्टर आपका प्योर वेक्टर ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग 11th का वेक्टर अगर थोड़ा बहुत याद हो तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े, चलिए देखिए। अच्छा थोड़ा सा इसके यूनिट और डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं कि बेटा जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा। बेटा चार्ज का जो यूनिट होगा एंड क्या होता है यूनिट, बेटा इसका हम लोग दो यूनिट पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग एसआई यूनिट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट बेटा होगा दैट इज नथिंग बट ये होगा बेटा क्या, कूलम, ठीक है। ये है इसका एसआई यूनिट। और इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, दैट सीजीएस यूनिट इज नथिंग बट इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम, दैट इज कॉल्ड स्टैट कूलम। या हम लोग एक और बेटा यूज करते हैं हम लोग, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी क्या है बेटा, एक चार्ज को मेजर करने का यूनिट है, फ्रैंकलिन भी है बेटा, ठीक है। बेटा एक रिलेशन भी होता है आपका, देखिए कूलम बेटा क्या है जानते हो ना, एसआई और सीजीएस यूनिट क्या होता है। एसआई मतलब हम एमकेएस बोल सकते हैं और सीजीएस तो जानते हो बेटा क्या है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। एमकेएस मतलब क्या होगा बेटा आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होगा, जाहिर सी बात है चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, मतलब इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज बेटा ये होगा आपका दैट इज ऑलवेज, ये क्या देगा बेटा आपको AT, AT। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार इसको चूंकि हमेशा हम लोग M के टर्म में भी लिखते हैं तो बेटा कुछ ऐसे भी लिखा होगा, ये M0 L0 A और क्या होगा बेटा T, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्लियर है बेटा।
अच्छा फ्रैंकलिन है, एक्चुअली फ्रैंकलिन ये बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, ग्रेटर यूनिट, ठीक है। तो फ्रैंकलिन और कूलम के बीच का बेटा एक रिलेशन भी होता है, वो आप रिलेशन याद रखिएगा। दैट रिलेशन सेज कि बेटा 1 फ्रैंकलिन इक्वल्स टू 1 फ्रैंकलिन इक्वल्स टू बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज 96500 बेटा आता है आपका कूलम। ये बेटा लार्जर यूनिट है आपका चार्ज का, कि 1 फ्रैंकलिन इक्वल्स टू कितना होगा, 96,500 कूलम, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, स्टैट कूलम। और क्या हम बोलते हैं बेटा, फ्रैंकलिन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई बेटा इसके यूनिट और डायमेंशन की बात। अब आते हैं इसकी कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि एक्चुअली चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा अटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिखना बिल्कुल बंद कर दो अभी, ठीक है। मैं आपको करीब 7 to 8 प्रॉपर्टीज बेटा बताने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर। क्या करेंगे बेटा, रिपल्सिव इन नेचर। ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगेगा बेटा लाइक चार्जेस के बीच में। देखो जब बेटा लाइक चार्जेस की मैं बात क्यों कर रहा हूं, जैसे बेटा कंसीडर कर लें हम लोग, यहाँ पे कोई एक थ्रेड है ये, ठीक है। इस थ्रेड से बेटा क्या किया गया कि दो छोटे छोटे चार्जेस को बेटा दो अलग थ्रेड के द्वारा यहाँ पे हंग किया गया है। मान लेते हैं दो ये अलग थ्रेड्स हैं बेटा, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दो लाइक चार्जेस। बेटा कंसीडर कर लेते हैं कि ये हैं दो लाइक चार्जेस, एक चार्ज बेटा ये है और दूसरा चार्ज बेटा ये है, ठीक है। आप यहाँ पे चार्ज कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव या निगेटिव, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इस पे हम लोग चार्ज कंसीडर करते हैं, ये कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, जब इनको पास में बेटा लाया गया, जैसे ही आप इनको पास में लाओगे तो पास में लाने से जो इफेक्ट आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा। एक्चुअल में क्या होगा बेटा कि ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा ये दूर जाने की कोशिश करेगा, और ये भी क्या होगा बेटा, दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लाइक चार्जेस बेटा क्या करेंगे, ऑलवेज रिपेल करेंगे। अब वही पॉजिटिव चार्ज वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ पे आएगा। मतलब अगर सपोज करो कि पहले अगर मैं मान लूं कि इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना था बेटा, r है, तो अब सेपरेशन कितना हो जाएगा, अब बेटा ये सेपरेशन कितना होगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये r डैश होगा। बोलो, अब एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो r डैश हमेशा क्या होगा बेटा, r से ग्रेटर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो लाइक फोर्सेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक वाइज अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होता तो वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता। अंडरस्टूड। अगर यहीं पे बेटा क्या होता, अनलाइक चार्जेस होते, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, वो लगेगा आपका अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस are always attractive in nature, ये बात क्लियर है। मतलब लाइक चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है बेटा, रिपल्सिव है, और अनलाइक चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है बेटा, यहाँ पे अट्रैक्टिव है। जैसे सेम सिनेरियो बेटा मैं कुछ ऐसे कंसीडर कर लूं कि यहाँ पे ये हो गया एक रिजिड सपोर्ट, और इससे दो थ्रेड को बेटा यहाँ पे फिर से वैसे ही लगाया गया है, और एक पे इस बार चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और दूसरे पे जो चार्ज है बेटा वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, और दूसरे पे चार्ज है बेटा यहाँ पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप इनको पास में लाओगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बेटा कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि ये रिजिड सपोर्ट आपका एज इट इज रहने वाला है, ये बेटा एक दूसरे के पास आ जाएंगे कुछ ऐसे। या इनका जो टेंडेंसी होगा वो पास आने का होगा, ठीक है, या तो नियर अबाउट बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, या तो क्या होंगे, उनका टेंडेंसी बेटा एक दूसरे के पास आने का होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा।
तो जाहिर सी बात है क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब देखो सेपरेशन, ये तो थोड़ा बहुत सेपरेशन होगा भी तो बहुत लेस होगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ पे क्या मैं मान लूँ ये सेपरेशन क्या है, r डैश है। यहाँ पे पहले का सेपरेशन क्या था बेटा, दैट इज r था। मुझे बताओ इस बार क्या r डैश ज्यादा होगा या लेस होगा, लेस होगा। तो r डैश इज लेसर देन क्या होगा बेटा r। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ आ रही बेटा। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा वो आपको ये बताता है कि आपका जो चार्ज है वो मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, बट vice versa is not true, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या होगा बच्चा, मास अटेन कर रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मास अटेनिंग बॉडी पे चार्ज होगा। जैसे कि आप न्यूक्लियस की बात करते हो, न्यूक्लियस पे आपका दो टाइप का पार्टिकल है। क्या क्या है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में है बेटा प्रोटॉन और क्या है बेटा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, प्रोटॉन पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है। आई थिंक 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 किलोग्राम होता है कि नहीं होता। एट द सेम न्यूक्लियस बेटा न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन पे मास होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है क्या बेटा। तो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, बट क्या होगा बेटा वाइस वर्सा बेटा सही नहीं है। ये क्लियर है। ऐसे ही हम लोग फोटोन की भी बात कर सकते हैं। फोटोन का बेटा रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का क्या है, काइनेटिक मास है लेकिन उसका रेस्ट मास क्या है बेटा 0। और वो क्या है बेटा एक चार्जलेस पार्टिकल है। जैसे कि जो आप देखते हो ना लाइट आप तक जो आ रही है वो फोटोन के फॉर्म में ही आ रही है, ठीक है। वो कैसा है, वो चार्जलेस पार्टिकल है। अंडरस्टूड बेटा। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा 4th नंबर प्रॉपर्टी है, और ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आधारित है बेटा, ठीक है। यहां पे एक जो स्टेटमेंट है वो जरा समझिएगा। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवैरिएंट। बेटा ये बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट एक्चुअली लिखा हुआ है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवैरिएंट। रिलेटिविस्टिकली का मतलब क्या है बेटा, दो टाइप के आप फिनोमिना पढ़ते हो पूरी फिजिक्स में। फर्स्ट काइंड ऑफ इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिकली, दूसरा क्या होता है बेटा नॉन रिलेटिविस्टिकली। अच्छा नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविटी का मतलब क्या है, जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे। रिलेटिविटी का मतलब क्या है बेटा, देखो कोई भी पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो केस बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, रिलेटिव केस बनेगा। क्लियर है। और अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम, मतलब उसके कंपेरेबल बहुत ही लेस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जैसे हमारा स्पीड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। ये बात क्लियर है। तो चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज को आप चाहे स्पीड से ले जाओ, लाइट की स्पीड से ले जाओ, या चार्ज को आप एक नॉर्मल स्पीड से लेके जाओ। कहने का मतलब ये है, कोई बेटा मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, और इस चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज है, इसका मास कितना है बेटा स्मॉल m है। सपोज करिए यहाँ पे इसको हम लेके गए किस स्पीड से बेटा, हम लोग लेके जा रहे हैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से। किससे लेके जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, नो चेंज in magnitude of charge, in magnitude of charge। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल लिया करो यार, ठीक है। चलो बेटा अगर यहीं पे क्या हो, नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो, सपोज करो यहाँ पे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से हम लोग मूव करा रहे हैं एक चार्ज को, और ये जो v वेलोसिटी है दैट इज मच मच लेसर देन c। जैसे कि हमारा स्पीड है, जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो Q रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा। लेकिन मास की कहानी ये नहीं है, मास की कहानी बेटा ये नहीं है। मास क्या होता है, मास चेंज हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। अगर सपोज करो कि आप किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड से अगर ट्रेवल करा दो तो वो मास बेटा उसका चेंज हो जाएगा।
अगर आप नॉर्मल स्पीड से अगर मूव कराते हो तो वहां पे मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, नो चेंज ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा बात समझ आ रही है ये? जबकि बेटा मास के साथ क्या है बेटा, दोनों ही बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली ये स्टेटमेंट है कि मास बेटा रिलेटिव, देखो सपोज करो कि आपने क्या किया, एक मास पार्टिकल लिया, ठीक है, उस पर चार्ज क्यू था, उसको आप स्पीड ऑफ लाइट से ले गए, तो उसका मास क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा। मास वेरी करेगा लेकिन चार्ज वेरी नहीं करेगा, चार्ज बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड? और अगर मास के बारे में हम लोग बात करें, अगर यही रिलेटिविटी का बेटा केस हो, देखिए मास का जो फॉर्मूला बनता है एक्चुअली मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अगर बेटा हम लोग क्या करें, इसी पार्टिकल को बेटा मास के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बेटा यहाँ पे जो मास होता है ना, ये मास आता है आपका गामा टाइम्स एम नॉट। अगर ये किससे चल रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, m इक्वल्स टू गामा का जो वैल्यू होता है दैट इज नथिंग बट ये आता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप इसको चेंज करते जाओ तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या होगी बेटा, चेंज होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे ये रिलेटिविस्टिक का केस है, दिस इज द केस ऑफ रिलेटिविटी, क्लियर है। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा बेटा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास क्या रहेगा बेटा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, कब? ये होगा नॉन रिलेटिविटी केस में, रिलेटिविस्टिक केस। ये बात बेटा समझ आई आप लोगों को? चलिए अब आते बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, आई थिंक ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। चलिए आएंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे जो चार्ज होता है बेटा वो कंजर्व होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये आप कहीं पे भी देख लो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप आयनाइजेशन करते हो, आयनाइजेशन में क्या होता है, या तो बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है कोई भी एटम, या उसको एक्वायर करता है। तो जब रिमूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर एक्वायर करता है तो नेगेटिव चार्ज। जैसे सपोज करो, कंजर्वेशन कैसे दिखाएंगे बेटा, समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन कंसीडर कर ले, मान लो बेटा क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसे क्या लिखोगे बेटा आप, H प्लस क्या लिखोगे, यहाँ पे E माइनस लिख सकते हैं। बताइए क्या ये कंजर्व है चार्ज? जरा लेफ्ट में देखो चार्ज कितना है, लेफ्ट में चार्ज कितना है बेटा, हाई नहीं चार्ज, चार्ज बेटा 0 है, और इधर चार्ज कितना है, ये चार्ज बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल कितना, 0। तो चार्ज तो कंजर्व है ना। अच्छा ये तो हो गई ये केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे केसेस में आपको दिखा सकता हूँ कि चार्ज बेटा क्या होता है, कंजर्व होता है। देखो कैसे, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, मतलब एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहाइलेशन। क्या होता है बेटा, पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनहाइलेशन। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चार्ज वहां पे भी कंजर्व है, ठीक है, बस चार्ज के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। देखो एक इसी में सिंपल सा फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अच्छा पेयर प्रोडक्शन बेटा क्या होता है, अच्छा सबने आइंस्टाइन का रिलेशन सुना है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, सुना है ना बेटा, उसी से निकल के आता है कि क्या होता है कि किसी में हैवी न्यूक्लियस पे, ये बेटा हो गया हैवी न्यूक्लियस, इस पे हम लोग क्या करते हैं, फोटोन की बम्बार्डिंग कराते हैं बेटा। यहाँ पे गामा फोटॉन्स की बम्बार्डिंग कराई जाती है, और इस गामा फोटोन की बम्बार्डिंग कराने से क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ पार्टिकल बेटा रिलीज होते हैं। एक पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरे पार्टिकल को हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। अच्छा देखो ये रिएक्शन होने से पहले चार्ज कितना था बेटा, आई थिंक यहाँ पे चार्ज 0 था, न्यूट्रल था। अच्छा अब आफ्टर रिएक्शन बेटा चार्ज कितना है, 0, चार्ज तो 0 ही है ना। अच्छा ये हो गया पेयर प्रोडक्शन की कहानी, यहाँ पे भी क्या है, चार्ज कंजर्व है, इधर भी बेटा आपका Q 0 था, और अगर आप राइट साइड देखोगे तो बेटा यहाँ पे भी Q क्या है, 0 है। ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। इसी में एक बेटा प्रॉपर्टी और आती है दैट इज कॉल्ड पेयर एनहाइलेशन, पेयर एनहाइलेशन। पेयर एनहाइलेशन का बेटा मतलब ये होता है कि जब 2 पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, मतलब इसका जस्ट रिवर्स, जब 2 पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे तो वहां पे 2 गामा फोटोन बेटा निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि अगर बेटा आपने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन लिया, पॉजिट्रॉन को किसके साथ बेटा आपने मिलाया, इलेक्ट्रॉन के साथ आपने मर्ज कराया, तो एज अ रिजल्ट बेटा क्या होगा, यहाँ पे 2 गामा फोटोन बेटा निकल जाएंगे। कम ऑफ इनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, दैट इज h न्यू। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो
बेटा इधर चार्ज कितना, इधर भी चार्ज बेटा 0 है, और एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, यहाँ पे भी चार्ज कितना है बेटा 0 है। तो बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी बेटा रिएक्शन हो यूनिवर्स की, चार्ज हमेशा कैसा होगा बेटा, कंजर्व होगा। क्लियर है? तो ये बात समझ आई। चलिए आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है, जो चार्ज होगा वो ऑलवेज कैसा होगा बेटा, क्वांटाइज होगा। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा ये, आई थिंक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या होगा बेटा, ऑलवेज क्वांटाइज होगा। कहने का मतलब ये है कि चार्ज का बेसिक यूनिट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं Q इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज n टाइम्स E, Q इक्वल्स टू n टाइम्स E। और यहाँ पे जो n का वैल्यू होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लें। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि n का वैल्यू 1.2 है या 1.5 है। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू बेटा ऐसा होना चाहिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप रखते चले जाओ, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में बेटा, सपोज करो कि यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हो Q इक्वल्स टू 1.5 E, ऐसे लिखा हुआ, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा ऐसे लिखा हो बेटा Q इक्वल्स टू, ये लिख दिया बेटा √3E, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कौन, अगर ऐसे लिखा हो बेटा Q इक्वल्स टू दैट इज 5E, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये चार्ज बेटा पॉसिबल है। अगर बेटा आपका इंटीग्रल मल्टीपल दे रहा है तो क्या होगा, वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो चार्ज क्या होगा बेटा, ऑलवेज क्वांटाइज होगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग जरा एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप एक काम करो, इतने आई थिंक 6 प्रॉपर्टी बेटा, इसको नोट करो जल्दी से आप लोग। बेटा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ना समझ आई हो, ये सारी नहीं समझ आए? चलिए
तो बेटा रिलेटिविटी का मतलब क्या है, अगर कोई भी रिलेटिविस्टिक केस है तो वहां पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो इक्वल होगा, लेकिन उसके आसपास होगा। जैसे अगर सपोज करो किसी भी पार्टिकल की बेटा स्पीड दे रखी है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू 10⁸, तो ये रिलेटिविस्टिक केस है या नॉन रिलेटिविस्टिक केस है? किसी भी पार्टिकल का स्पीड दे रखा है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू 10⁸, रिलेटिविस्टिक केस है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा 3 इंटू 10⁸, उसके आसपास ही वैल्यू दे रहा है आपको। बेटा आपको दिख रहा है वहां से लास्ट में? बेटा ये लेफ्ट कलर नोट कर लिया सबने? थोड़ा शिफ्ट करूं? ये जो बेटा प्रॉपर्टीज लिखी हुई है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन, ये आप जब आप पढ़ोगे तो 12th सेकेंड पार्ट में एक चैप्टर आएगा दैट इज न्यूक्लियाई, ठीक है, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। बेटा कंजर्वेशन समझ आया? अच्छा कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो लेफ्ट का जो चार्ज होगा क्या वो राइट का चार्ज होगा, या चार्ज अनकंजर्व हो सकता है? अगर बेटा केमिकल रिएक्शन की वैलिडिटी है तो चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। जितने भी फिनोमिना है यूनिवर्स में चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहने वाला है।
ये बेटा जो न्यू लिखा हुआ है दैट न्यू इज अ नोटेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस न्यू इज नथिंग बट दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। चलिए अब जरा इस क्वांटाइजेशन पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा चार्ज बेटा पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक दो मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। बेटा जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। सपोज करो कि एक चार्ज दे रखा है 32 कूलम, ये दे रखा है, ठीक है। 32 कूलम बेटा कोई चार्ज है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये हो गया फर्स्ट। अगर मैं दूसरा यहाँ पे लिखूँ दैट इज कुछ ऐसा लिखा हो 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? यस सर। हाँ 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 3.2 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा यहाँ पे सपोज करो कि ऐसा दे रखा हो दैट इज 32, हाँ कुछ ऐसा चार्ज दे रखा है आपको दैट इज रूट ऑफ, ये दे रखा है बेटा आपको 32/8 टाइम्स बेटा ई दे रखा है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? सोच के बोलिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा लिखा हुआ है दैट इज 64 इंटू बेटा लिखा हुआ है 10 टू पावर माइनस का 20 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? चलो एक और चार्ज लिखते हैं यहाँ पे दैट इज यहाँ पे बेटा मैं लिख दूं बेटा क्या, दैट इज द 10 कूलम, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? चलिए बताइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। 32 कूलम यहाँ पे दे रखा है आपको, इस चार्ज की बेटा हम लोग वैलिडिटी देखते हैं। अच्छा पहले क्या करना होता है आपको, आपका क्वांटाइजेशन का फार्मूला क्या है? क्वांटाइजेशन बेटा फार्मूला ये तो है Q इक्वल्स टू N टाइम्स E, ठीक है। अच्छा चार्ज कितना दे रखा है आपको? 32 कूलम दे रखा है, तो ये कितना हो गया बेटा 32। अच्छा यहाँ पे N और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये पहले का सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो चार्ज ऑफ कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो बेटा यहाँ से n के लिए जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन क्या होगा बेटा 1.6 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर जाओ, तो ये कितना बचेगा बेटा, दैट इज ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्या 20 बचेगा, ये चला जाएगा बेटा ऊपर, तो n का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10 टू पावर 20, ऐसे लिख सकते हो क्या? क्या ये एक इंटीग्रल वैल्यू है? तो मतलब ये वैलिड है, ये चार्ज हो सकता है, ये बात क्लियर है बेटा। क्या दूसरा देखें ऐसे ही? आप बेटा दूसरा देखो जरा, दूसरे में क्या है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो बेटा रखो जरा चार्ज कितना है यहाँ पे, दैट इज ये है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल्स टू क्या लिखोगे n इंटू बेटा ये तो होगा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 19, क्यू इक्वल्स टू n ही तो यूज कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो बेटा नोट मत करो, अच्छा सॉल्व कर रहे हो क्या पहले? हाँ वेरी गुड कर सकते हो बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 19, ये चला गया। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, कितना देगा बेटा 2 दे देगा क्या, n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, क्या ये एक इंटीग्रल वैल्यू है? तो क्या ये चार्ज बेटा वैलिड है कि नहीं है? तो बेटा ये चार्ज भी वैलिड है। जरा देखते हैं ये जो थर्ड चार्ज दे रखा है बेटा, थर्ड चार्ज कितना है, दैट इज नथिंग बट ये आपको दे रखा है √8 32/8 बेटा, क्या इसको डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 32/8 क्या देगा, √4e देगा क्या, और √4e को क्या लिख सकते हो बेटा 2e, क्या ये एक चार्ज वैलिड है बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल में तो लिखा हुआ है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो बेटा ये भी सही लिखा हुआ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये क्या है ये एक चार्ज हो सकता है। चलो देखो अगला फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा, द चार्ज इज गिवन दैट इज नथिंग बट ये कितना है बेटा 64 इंटू 10 टू पावर माइनस का 20, ये चार्ज आपको दे रखा है। अच्छा इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा n इंटू ई का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 19, ऐसे लिख सकते हो। अब बेटा ध्यान से देखो तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 अपॉन कितना होगा 1.6
इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ से बेटा इस डेसिमल को हटाओगे, एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दो, क्या ये 4 टाइम जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 40। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बचेगा, ये माइनस 19 चला गया ऊपर, तो कितना बचेगा 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 4। क्या ये चार्ज वैलिड है, क्या ये चार्ज वैलिड है बेटा, n इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है ना, तो ये भी चार्ज क्या है बेटा वैलिड है, सारे ही वैलिड निकल रहे हैं, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे 10 कूलम लिखा हुआ है, जरा बताओ ये चार्ज वैलिड है कि नहीं है, अब ये आप लोग निकाल के बताओगे, चलो देखो। नहीं है, क्यों, डेसिमल में आ रहा है, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये बात समझ आई कि चार्ज आप कैसे देखोगे कि वैलिड है या नॉन वैलिड है। Q इक्वल्स टू एनी और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर, चलिए। अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, दो प्रॉपर्टीज देख लो, फिर एक साथ ही न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग कुछ और। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स है बेटा इसी के, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक ये 7th प्रॉपर्टी होगी, मैंने बोला था 8 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आई थिंक 7 नंबर प्रॉपर्टी इफ नॉट रॉन्ग, 7th नंबर ही है। ठीक है बेटा, चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज क्या होगा, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव, एडिटिव। अच्छा हाँ एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया आप लोगों से, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। तो ये जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज करो बेटा कोई एक, आप सपोज करो यहाँ पे कोई एक बड़ी सी बॉडी है ये, और यहाँ पे आपने कुछ अलग से चार्ज दिया, अलग से चार्ज बेटा कितना दिया, सपोज करो यहाँ पे दिया बेटा आपने 4 कूलम, यहाँ पे दिया आपको माइनस का 4 कूलम, यहाँ पे आपने दिया यहाँ पे हम लोग ऐसे कंसिडर करो कि ये आपने चार्ज दिया बेटा 4e, माइनस का बेटा कितना हो गया 4e, और आपने क्या दिया है प्लस का 8e, कुछ ऐसा दे रखा है चार्ज, मेरी बात समझिएगा जरा। अब जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे वो कितना होगा, सिंपली क्या करोगे आप सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड करोगे तो नेट चार्ज कैसे निकालोगे बेटा, Q इक्वल्स टू बेटा ये तो आएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4e माइनस कितना हो जाएगा बेटा ये 4 है, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4e प्लस कितना आएगा बेटा 8e, यही तो आएगा। तो ये 4e कैंसिल हो गया, तो जो टोटल चार्ज आएगा कितना आएगा बेटा, क्या 8e आएगा। बात समझ रहे हो बेटा, ये हो गई बेटा आपकी 7th प्रॉपर्टी की चार्ज हमेशा क्या होगा, एडिटिव इन नेचर होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट हालांकि बहुत और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन मेनली यही प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 8th प्रॉपर्टीज बेटा बनेगा। और 8th प्रॉपर्टीज बेटा आपसे ये कहता है कि दैट इज जो चार्ज है बेटा वो ट्रांसफरेबल है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये बेटा बात याद रखिएगा, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे ट्रांसफर करेंगे ये हम लोग पहले चार्जिंग मेथड पढ़ लेंगे, इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, तो ये थी बेटा 8 प्रॉपर्टीज, ये 2 प्रॉपर्टीज और नोट करो जल्दी से, ये क्वेश्चंस नोट किए थे आप लोगों ने, अच्छा उनको भी नोट कर लो, और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। बेटा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ये आइडेंटिफाई करने में,
बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए कुछ जरा बेसिक न्यूमेरिकल से बेटा सॉल्व कर जाओ उनको। हाँ आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो। कोई डाउट? और बेटा कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। पहले हम सबसे डिस्कस करेंगे रबिंग मेथड, फिर इंडक्टिव मेथड, और फिर हम लोग बेटा कंसीडर करेंगे कंडक्टिंग मेथड। ठीक है, तो 3 बेसिक मेथड है बेटा चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। देखो, हाउ many electrons must be removed, how many electrons must be removed from a body, how many electrons must be removed from a body to make it electrified, by 3.2 coulomb of charge. How many electrons must be removed from a body to make it electrified by 3.2 coulomb of charge? कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा पूछा हुआ है रिमूव किए जाएं। ठीक है, अच्छा आप जानते हो कि Q इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? आपको पता है जनरल फार्मूला Q इक्वल्स टू, अरे बेटा बोल लिया करो, अभी पढ़ा है, Ne। ठीक है बेटा, चार्ज कितना आपको लाना है फाइनली, बताइए तेरा फाइनल चार्ज कितना है? 3.2 कूलम, ये तो दे रखा है बेटा। यहाँ पे N एज इट इज बताओ जरा, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -19। बेटा जब सॉल्व करोगे तो क्या है, यहाँ पे 2 बचेगा, तो n का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू बेटा कितना हो जाएगा? 10 टू पावर, नीचे माइनस जाएगा ऊपर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 10 टू पावर 19 आएगा? क्या ये आएगा बेटा n? तो बेटा क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी बॉडी से रिमूव करेंगे तो वहां पे चार्ज कितना आ जाएगा? 3.2 कूलम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, a body has -10 coulomb of charge. A body has -10 coulomb of charge. -10 coulomb of charge. Full stop. लिखो, if 3 into 10 to power 20 electrons, 3 into 10 to power 20 electrons are removed from this, देखो, then find new charge on the body. बेटा जो नया चार्ज होगा वो कितना होगा? ठीक है, क्या आप लोग खुद से कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की? जरा ट्राई करिए। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले बॉडी पे चार्ज कितना दे रखा है? कितना है बेटा? -10 कूलम बेटा ये चार्ज है। अच्छा फिर कह रहा है कि इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बेटा चले गए? कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 इंटू 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस बॉडी से चले गए। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे
अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर आप रिमूव कराओगे तो एक्चुअल में इस बॉडी से चार्ज कितना रिमूव हुआ ये तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो उस चार्ज को बेटा क्या मैं क्यू डैश बोल सकता हूँ? अच्छा क्यू डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा एन ई होगा। एन दे रखा है कितना है 3 इंटू 10⁻20 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इंटू कितना होगा बेटा ई का वैल्यू कितना है बेटा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻19। तो बेटा जो Q डैश है Q डैश कितना होगा बेटा दैट इज 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा क्या 4.8 इंटू 10⁻1 बचेगा जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 48 कूलम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अच्छा मुझे बताओ पहले चार्ज कितना था? इनिशियल चार्ज बेटा बॉडी पे कितना था माइनस का 10 कूलम। अच्छा बॉडी से चार्ज कितना चला गया 48 कूलम और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो बेटा माइनस का 10 कूलम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 48 कूलम। बेटा बचेगा यहाँ पे क्या जो फाइनल चार्ज होगा बॉडी पे वो 38 कूलम का होगा। क्लियर है? ठीक है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अंडरस्टूड? बेटा एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका और लिखो। ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। लिखो लिखो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल 10⁻12 बेटा कोई डाउट है क्या? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स are ejected per second are ejected per second from a body because then after how much time the body will acquire a charge of 8 microcoulomb. The body will acquire a charge of 8 microcoulomb. 8 microcoulomb. आपको इस क्वेश्चन में पूछा होगा कि टाइम बेटा कितना लगेगा। ठीक है अच्छा मुझे बताओ पर सेकेंड कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं पर सेकेंड? यहाँ पे आई थिंक 10⁻12 अल्फा पार्टिकल बेटा यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लो। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है बेटा ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए दैट इज 2He4। फुल होगा कि नहीं होगा? अच्छा बेटा हीलियम पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। ठीक है तो यहाँ पे जो चार्ज और अल्फा पार्टिकल होगा वो कितना होगा बेटा 2 इंटू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1.6 इंटू 10⁻19। ये जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होगा। अलग बात है कि साइन चेंज होता है उस पर पॉजिटिव होता है उस पर नेगेटिव होता है। तो ये जो क्यू अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 किलो ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये आ गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अब देखो कितने पार्टिकल बेटा पर सेकेंड जा रहे हैं 10⁻12 अल्फा पार्टिकल बच्चा जा रहे हैं। ठीक है तो जाहिर सी बात है क्या बेटा आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या है वो टाइम बेटा कैलकुलेट करना है जिससे कि फाइनल चार्ज कितना हो जाए। क्या दे रखा है फाइनल चार्ज? ये दे रखा है बेटा फाइनल चार्ज है यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। अच्छा 8 माइक्रोकूलम को क्या लिख सकते हो बेटा 8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 ये लिखा हुआ है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा Ne होता है। ठीक है तो एक्चुअल में बेटा ये इतना एक पार्टिकल पे चार्ज है। कितने पार्टिकल बाहर गए कितने पार्टिकल बाहर जा रहे हैं? तो बेटा पर सेकंड कितने पार्टिकल बाहर जा रहे हैं 10⁻12 जा रहे हैं और अल्फा पे चार्ज कितना है बेटा 3.2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 ऐसे लिख सकते हो। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 3.2
इंटू क्या आएगा बेटा यहाँ पे, क्या हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस का 7, बेटा कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इतना बेटा क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक ये बेटा चार्ज क्या हो रहा है वहां से रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब ये बेटा पर सेकेंड दे रखा है। अच्छा सपोज करो कि ये चार्ज मिलने में कितना टाइम लगा है बेटा, टी टाइम लगा है। तो बेटा देखो फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज बेटा यही तो है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, टी टाइम बेटा ये मिला आपको इंटू क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। बेटा कुछ ऐसा होगा। तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आपको टी के देखो ये बेटा क्या ये पर सेकेंड का है, ये टी टाइम के लिए हो गया और ये टोटल चार्ज है, मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्या हम लोग निकाल सकते हैं 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.2 इंटू क्या आएगा 10 टू पावर माइनस 7। बेटा ये कैलकुलेट हो सकता है क्या, चलो बेटा इसको जल्दी से सॉल्व कर जाओ। दो क्या आएगा यहाँ से जो आपको टाइम मिलेगा दैट टाइम इज नथिंग बट, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा ये हो जाएगा 80 अपॉन कितना हो जाएगा 32 और कितना देगा ये 10 टू पावर 1 आ जाएगा क्या, कुछ ऐसा होगा। अच्छा 4 से डिविजिबल है क्या, देखो आई थिंक कितना होगा बेटा 2.5। हाँ इसको बेटा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बेटा 10, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, दैट इज ये हो जाएगा 2.5 मतलब 25 होगा ना, 25 सेकेंड लगेगा बेटा कितना चार्ज एक्वायर करने के लिए 8 माइक्रोकूलम एक्वायर करने के लिए। ये बात समझ आ रही बेटा। बेटा एक मिनट देखो बुक, एनसीईआरटी का बुक है सबके पास बेटा है, चलो ठीक है। जिनके पास नहीं है वो मैं उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक आपको होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो आपको करके आना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके एक्चुअली एग्जाम्पल में आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके पास बुक है वो एग्जाम्पल 1.1 और एग्जाम्पल 1.2, ठीक है ये दोनों क्वेश्चंस करके आने हैं। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। आप लोग लिखने में कंफर्टेबल हो, कोई इशू, चलो। पहला बेटा क्वेश्चन है, लिखो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पहले बेटा नोट कर लो, सॉरी कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट हो गया था आपका। देखो बेटा हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर, how much positive and negative charge is there in a cup of water, in a cup of water, in a cup of water। बेटा कप ऑफ वाटर है और जहां पे कप ऑफ वाटर लिखा हुआ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ये है 250 ग्राम, काफी बड़ा कप है वैसे, 250 ग्राम ऑफ वाटर है, वहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटा, ठीक है वो भी क्वेश्चन जरा लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो इफ 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, if 10 to power 9 electrons moves out, if 10 to power 9 electron move out of a body, if 10 to power 9 electron move out of a body to another body, to another body every second, to another body every second, how much time is required, how much time is required to get a total charge, to get a total charge of 1 coulomb
टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। बेटा इसमें सोल्यूशन भी दे रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि वो नहीं देखोगे, ठीक है। चलो ये कोई दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा।